Hello my dear students, welcome back to chemistry classes. क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 32 है। ओके, और हम लोग बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कराए थे आप लोग, और कुछ क्वेश्चंस आपको जो सिंपल वे में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको एज ए होमवर्क हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ कराए हुए क्वेश्चंस आप लोग के समझ में आ रहे होंगे, और जो क्वेश्चंस आपको हमने होमवर्क के लिए प्रोवाइड किए थे वो आप लोग कर रहे होंगे। फिर भी मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि अगर कोई भी डाउट बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चंस हमसे नहीं हुए हैं तो आप लोग मेरे पास उन्हें सेंड करिएगा, और मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस का एक डाउट लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन करके लाइव क्लासेस की हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। चलिए फिर देखिए, कुछ क्वेश्चन हमने घर से करने के लिए दिए थे बीच बीच से, उनमें दो क्वेश्चन थे जो बीच में आए हुए थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 2.20 मतलब क्वेश्चन नंबर 20th और क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर लगभग 2017 और 18 और 19। आप लोग इन सालों के बोर्ड के पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। तो स्टूडेंट अभी मैं यहाँ पर जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं हम लोग। आप लोग सभी स्टूडेंट अपनी अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने रखें जिससे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आसानी से समझ में आपको आए। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। 5% सुक्रोज का सॉल्यूशन है। कैन शुगर का मतलब होता है सुक्रोज। ठीक है, देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर है 2.20, और आप ये लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाला पोर्शन है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन में पहला केस जो दे रखा है, पहला केस यही दे रखा है कि 5% बाय मास कैन शुगर हमारे पास ये सॉल्यूशन है। ओके, सुक्रोज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इससे हमें जो भी डेटा मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है का, इससे एक तो मिलता है सोल्यूट W1 इज इक्वल टू 5 ग्राम, एक मिलता है सोल्यूट का मोलिकुलर मास। कैन शुगर का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए, क्या होता है C12H22O11। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला हो जाएगा 3 मोलिकुलर मास 342। ओके, ये W1M1। सॉल्वेंट का वेट यहाँ पर बचा हुआ हो जाएगा 5% के अकॉर्डिंग। W2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 95 ग्राम, और सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास 18 क्योंकि वाटर है। कहा कि इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है TSF 271 केल्विन है। 271 केल्विन ये इसके लिए गिवन है। ओके, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है T0F, ये होता है 273 केल्विन, ये होता है आपका ये। ठीक है स्टूडेंट, ये डेटा पहले केस में गिवन है। तो पहले केस में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ठीक है, ये तो है बच्चों हमारा फॉर्मूला जो आपको अपने न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। अब डेल्टा टी एफ को हम लोग लिख सकते हैं टी नोट एफ माइनस टी एस एफ। फ्रीजिंग वाले केस में हमने बताया था रिवर्स होता है, टी नोट एफ माइनस मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, सीधी सीधी बात ये अप्लाई करनी है। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आप लोग का, जब दिस माइनस दिस करेंगे भाई 273 माइनस 271 जब करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, W1 की वैल्यू 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 95, इक्वेशन नंबर 1। अभी जो हमारे पास डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई है, ये इक्वेशन बन गई। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग ये बना एक फॉर्मेट, एक इक्वेशन बन गई। आगे लिखा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। ठीक है, ये बताना है। दूसरा केस दे रखा है, सेकंड केस है यहाँ पर। सेकंड केस है कि हमारे पास 5% बाई मास 5% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन है, 5% बाई मास ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो इसमें सोल्यूट की वैल्यू कितनी है? सोल्यूट W1 इज इक्वल टू 5 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, C6H12O6। मोलिकुलर मास ग्लूकोज का आएगा 180 ग्राम पर मोल। सोलवेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर 5% ग्लूकोज है तो W2 इज इक्वल टू सोलवेंट बचा 95 ग्राम। सोलवेंट का मोलिकुलर मास 18, वैसे नीड तो नहीं है इसकी। ठीक है, ये गिवन है। तो अब बताना है कि इस केस में इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, जिसमें सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो फिक्स होता है 273 केल्विन। वैसे इन्होंने जो वैल्यू गिवन है वो 273.15 गिवन, लेकिन हमने राउंड ऑफ करके इतनी वैल्यू ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसी इन्फॉर्मेशन पहले न्यूमेरिकल में गिवन थी हमने ये बनाया, ठीक ऐसे हम लोग दूसरी इक्वेशन में बनाएंगे। फॉर्मूला यही रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट का, यही अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? टी नोट एफ माइनस टी एस एफ, मतलब 273 माइनस टी एस एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 95। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन को अब फाइनली सोल्व करना है हमें। हमने तो अभी 2 इक्वेशन बनाई। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीका कितना आसान है बच्चों, इतना इजी तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। क्या करना है हमें? या तो आपको ये करना है कि यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ गिवन इस इक्वेशन में। f की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, f की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, इमीडिएटली यहाँ से TSF निकल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है सोल्व करने का कि इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दें? डिवाइड। ठीक है, दोनों तरीके हैं, आप इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 वेज हैं, ठीक है। पहला, फाइंड KF फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट इन इक्वेशन 2 एंड फाइंड TSF। पता लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने बताया था अभी आपको कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2 एंड फाइंड TSF। इनमें से आप कोई भी तरीका अपना लो, इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। हमारे पास 2 केस गिवन है। पहला केस आपके सामने ये, इसे सोल्व किया हमने, इक्वेशन बनाई। दूसरा केस गिवन है, सोल्व किया, इक्वेशन बनाई। अब अगर आप यहाँ से KF की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसे कर लीजिएगा। KF की वैल्यू फाइंड आउट करिए, यहाँ पुट करिए, TSF निकल जाएगा। और अगर दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर दीजिएगा, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम लोग बस अब क्वेश्चन नंबर 21 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.21। ये भी क्वेश्चन अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। बस सोल्व तो आपने ही करना है। अगर आप ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपके सामने NCERT से क्वेश्चन को रीड करके सुना रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 एलिमेंट्स A एंड B। हमारे पास में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2.21 में, ठीक है। NCERT एक्सरसाइज। हमारे पास में 2 एलिमेंट हैं, एलिमेंट है 2, एक A और एक B, ठीक है। हमारे पास ये 2 एलिमेंट हैं और ये दोनों एलिमेंट मिलकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। 2 कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। 2 कंपाउंड यहां पर बन रहे हैं। ये दोनों एलिमेंट मिलकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं। कौन कौन से कंपाउंड बना रहे हैं? पहला कंपाउंड तो ये बना रहे हैं बच्चों AB2, ये पहला कंपाउंड है, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सेकंड कंपाउंड ये बना रहे हैं AB4, ठीक है, बना रहे हैं कंपाउंड, ठीक है। आगे लिखा हुआ है when dissolve in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। जब इन्हें 20 ग्राम बेंजीन में डिसोल्व किया, मतलब सोलवेंट लिया, यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ सोलवेंट W2 इज इक्वल टू 20 ग्राम बेंजीन, ठीक है। ये लिया, 20 ग्राम बेंजीन में डिसोल्व कर दिया इसे, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ AB2, अगर AB2 का 1 ग्राम लिया जाए, W1 इज इक्वल टू, इसका हमने 1 ग्राम लिया, ठीक। 1 ग्राम ऑफ AB2 लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 केल्विन। अगर इसका 1 ग्राम लिया और इसमें डाल दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई डेल्टा TF वो आई 2.3 केल्विन की, ठीक। लेकिन अगर 1 ग्राम ऑफ AB4 लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई 1.3 केल्विन की। कि अगर ये केस लिया, इसका W1 अगर 1 ग्राम लिया तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना बच्चों?
1.3 केल्विन। और सोलवेंट यहाँ भी सेम ही है। कितना है सोलवेंट यहाँ पर? सोलवेंट W2 इज इक्वल टू 20 ग्राम। ओके, बात समझ गए? ये कहा इन्होंने, कहा कि द मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.1। अगर KF की वैल्यू यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में, अगर KF की वैल्यू 5.1 केल्विन kg पर मोल अगर ये हो, यहाँ भी यही है और यहाँ भी यही है, KF इज इक्वल टू 5.1 केल्विन kg पर मोल, तो अगर ये हो, ठीक, तो अब आप लोग बताइएगा इसमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B। A और B के एटॉमिक मास बताने। हमने कहा A का एटॉमिक मास तो है A, स्मॉल a, और इसका है स्मॉल b, ये हमने मान लिया। हमें A फाइंड आउट करना, हमें B फाइंड आउट करना, ठीक। तो अगर इनके एटॉमिक मास A और B है तो इस पूरे मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कितना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़ करना है। मैंने कहा m1 होगा, और m1 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी A प्लस 2B। ओके, एटॉमिक मास से मोलिकुलर मास हम लोग ऐसे निकालते हैं। का यहाँ पर क्या होगा मोलिकुलर मास इसका? का ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू A प्लस 4B। किसी तरह आप m1 और यहाँ से भी m1 ये निकाल लो और आपको सारी वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। देखो, इसके लिए तो हमें अप्लाई करना फॉर्मूला ये, क्या? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन m1 इंटू W2। यहाँ से m1 फाइंड आउट करो। m1 इज इक्वल टू KF इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हुई। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर m1 की वैल्यू हो जाएगी m1 इज इक्वल टू KF इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W2, ठीक, इक्वेशन नंबर 2। और इस वाले केस में ये वैल्यू और उस वाले केस में ये वैल्यू दोनों पुट कर दो। जैसे यहाँ हमने पुट किया m1 निकालना है इज इक्वल टू KF की वैल्यू 5.1, W1 की वैल्यू कितना है 1 ग्राम इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF की वैल्यू 2.3 इंटू 20। ये बन गई इक्वेशन। और यहाँ से m1 की वैल्यू आएगी m1 इज इक्वल टू KF की वैल्यू 5.1 1 इंटू 1000 अपॉन 1.3 और इंटू कितना 20, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो डेटा हमें पहले केस में गिवन है और जो दूसरे केस में गिवन है उसे एक सिंपल वे में स्टेप वाइज सोल्व करके और ये इक्वेशन बना ली। हमें यहाँ पर एलिमेंट A एलिमेंट B का निकालना एटॉमिक मास। मैंने कहा एटॉमिक मास A और B कब निकलेगा? जब हमें m1 पता होगा, यहाँ भी m1 पता होगा। समझ गए बात को? ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए ना। और अगर किसी तरह यहाँ से m1 और यहाँ से m1 पता लग जाए तो m1 को इसके इक्वल पुट कर दो, ठीक है, और उसके इक्वल पुट कर दो। आप लोग याद करिए, आप लोग 10th क्लास में इस तरह की 2 इक्वेशन सोल्व किया करते थे। मान लिया आपके पास में एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। आप लोग ऐसी इक्वेशन सोल्व किया करते थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। याद आ रहा है आपको? 10th 9th में कहीं पर ऐसे इक्वेशन सोल्व किया करते थे। ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर A, इक्वेशन नंबर B, ठीक, याद है आपको? एक बार इन 2 इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, y निकल जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग इन क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। जब m1 की वैल्यू पता लग जाएगी तो यहाँ क्या होगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू दिस, यहाँ क्या होगा a प्लस 4b इज इक्वल टू दिस, तो कोई ना कोई आंसर आएगा। तो एक बार तो फाइंड आउट कर लीजिए वैल्यू ऑफ a, एक बार फाइंड आउट कर लीजिए वैल्यू ऑफ b, जो भी आंसर आएगा वो एटॉमिक मास ऑफ a, एटॉमिक मास ऑफ b। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू m1 और a प्लस 4b इज इक्वल टू m1। इसे आप m1 डैश मान लीजिए, दूसरे वाले को m1 डैश, ठीक है, थोड़ा सा अलग करने के लिए। तो जैसे ही m1 और m1 डैश की वैल्यू निकल जाएगी तो आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे बच्चों क्या, a एंड b, ठीक है। ये हो जाएगा सोल्व क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ओके, और आप लोगों ने इसे अच्छे से नोट किया होगा और कर भी लेंगे, ओके स्टूडेंट। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसे सोल्व करने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो बाकी क्वेश्चंस हैं ना इस चैप्टर के, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एज ए होमवर्क, और बाकी बचा हुआ एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा। देखिए, एक तो आपको अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सारे कर लेने हैं और डाउट्स पूछ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2.22, ठीक है, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, जो होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ और बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे अपने आप। देखिए, एक तो आपको करना है रिमेनिंग क्वेश्चन में जो होमवर्क है आज की डेट का आपका, क्वेश्चन नंबर 2.22। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो बाकी क्वेश्चंस है ये करना आपको 2.31। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.32, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.34, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस पर है, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग पढ़ते हो 2.35, ये हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.36, ये राउट्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो इक्वेशन बताई थी आपको, P टोटल इज इक्वल टू P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2, वो वाला फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद में जो करना है 2.37 में एक ग्राफ प्लॉट करना है, राउट्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, अगर आप करेंगे तो पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.38 जो है वो हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है, 38 राउट्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये भी राउट्स लॉ के ऊपर, ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3.9, ये हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है, इसमें हेनरी लॉ अप्लाई होगा, सोल्व करेंगे पता लग जाएगा, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 एक बार मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ा जल्दी से, क्योंकि दोनों क्वेश्चन 40 और 41 एक जैसे हैं। थोड़ा सा इनमें जो आपका वांट ऑफ फैक्टर मतलब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, एक बार आप लोग इन्हें चेक कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिए होंगे स्टूडेंट, ठीक है, इन्हें ट्राई करेंगे, और अगर आप इन क्वेश्चन को ध्यान से ट्राई करेंगे चेक करके एक बार अच्छे से, तो उम्मीद है तो इनमें से आप लोग 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ट्राई तो करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं हम लोग, NCERT में 2.40, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अमाउंट, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर सोल्यूट है, ठीक है। W1 आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसका फाइंड आउट करना है, CaCl2 का।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक हिंट दे रखी है। पहले मैं मोलिकुलर मास की बात कर लूँ। CaCl2 का मोलिकुलर मास है 111, ठीक है। यहाँ पर CaCl2 के लिए I की वैल्यू दे रखी है। अब सोल्यूट के पहले 2 वैल्यू हुआ करते थे, W1 M1, अब 3 वैल्यू हो गई, एक I भी हो गई। I की वैल्यू दे रखी है 2.47। अच्छा, एक बात भी समझनी है यहाँ पर, CaCl2 जब टूटता है तो 3 पार्टिकल बनते हैं, तो I की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ये कहना ये चाह रहे क्योंकि 3 से कम है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। ओके, अच्छा, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। सॉल्वेंट यहाँ पर जो गिवन है वॉल्यूम 2.5 लीटर, ठीक है, ऑफ वाटर सच दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से OP की वैल्यू जो गिवन है पाई इज इक्वल टू 0.75 एटमॉस्फेयर। ओके, ये गिवन है। और टेम्परेचर जो गिवन है यहाँ पर T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन। ओके, ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है। क्या फॉर्मूला है? पाई इज इक्वल टू WRT इंटू आई अपॉन M इंटू वी। हमने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। कंडीशन जैसी गिवन हो ऐसी उसके बेस पर सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? W फाइंड आउट करना है। तो पाई इंटू M इंटू वी अपॉन R इंटू T इंटू आई। ओके, सब कुछ गिवन है और वैल्यू पुट करते यहाँ से आप लोग W1 फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हम लोग यहाँ से W1 फाइंड आउट कर लेंगे और ये आपका M1 दे रखा है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 41 है, उसमें भी आई फैक्टर यूज़ हो रहा है। वहाँ पर मेंशन किया गया है कि K2SO4 जो सोल्यूट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे करने के लिए। वैल्यू पुट करें और आप लोग आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर लें। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक का पोर्शन समझे होंगे। एक बार वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट करिएगा और बाकी बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 41 भी आप लोग इसे करिएगा, इसी बेस पर करिएगा। तो स्टूडेंट चलिए फिर हम लोग बच्चों आज के इस लेक्चर को यहीं पर करते हैं कंप्लीट। ठीक है, और आज हमारा इस चैप्टर का NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद लास्ट लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, एक डाउट लेक्चर सीरीज अलग से प्रोवाइड होगी। और मैंने एक प्लान किया है इसके लिए कि आपको 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर लगभग 2 या 3 डाउट लेक्चर दिए जाएं। ठीक है, आपको मैं एक सेगमेंट दूंगा करने के लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग करिएगा और जितने भी डाउट्स हैं उन्हें पूछेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो वो अलग सीरीज आपकी चलेगी और वो डाउट लेक्चर की फॉर्म में ही चलेगी। वो किसी भी चैप्टर की हो सकती है, प्रीवियस चैप्टर की, इस चैप्टर की, या कहीं और से कोई भी डाउट आपको पूछना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर बच्चों आज हम लोग यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।